Welcome back to all the viewers. In the previous part, we have studied about the features of planning since 1991. In this part, we will discuss about the achievements and failures of planning. यानी क्या क्या अचीवमेंट्स हुए थे प्लानिंग जो हमने किया था उसके, और क्या क्या व्हाट आर द फेलियर्स वी हैव फेस्ड ड्यू टू आवर प्लानिंग. तो स्टार्टिंग विद द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग. जो 5 ईयर प्लान्स हमारे यहाँ बनते थे उन 5 ईयर प्लान्स की क्या क्या अचीवमेंट्स थी या क्या मतलब सक्सेस था उसके बारे में पहले हम बात कर लेंगे. देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर्स. तो सबसे पहली बात जो हमारा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा था दैट वाज इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे देश की आय. इंक्रीज इन नेशनल इनकम. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्ट वाज कि हमारा नेशनल इनकम जो था वो बढ़ गया था. अब सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल इनकम का मतलब होता है क्या. तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि पूरा का पूरा हमारे देश में जितना भी इनकम हो रहा है वो पूरा इनकम बढ़ रहा हो, यानी पूरे देश की आय बढ़ती है, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम. अब ये तो बात ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो नेशनल बढ़ता हुआ नेशनल इनकम दिखाता है कि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है बढ़ता हुआ नेशनल इनकम. क्योंकि भाई लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग करेंगे, फिर वो एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर किसी न किसी का इनकम हो जाता है एज़ पर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इस वजह से ये पूरा का पूरा इंक्रीज इन नेशनल इनकम शो करेगा कि हमारी इकोनॉमी में चीज़ें अभी बेहतर चल रही हैं इन कंपैरिजन ऑफ अर्लियर डेज. तो ये जो था ये प्लानिंग के पहले ब्रिटिश रूल जब चलता था तो उसमें नेशनल इनकम जो था वो 0.5% पर एनम के हिसाब से बढ़ता था, यानी 0.5% पर एनम पर ईयर मतलब हिसाब से ऐसे बढ़ता था. लेकिन जब जब हमने जो है प्लानिंग वाला जब रास्ता अपनाया, हमने कहा कि नहीं अब हम प्लानिंग के थ्रू ही अपना चलाएंगे. तो प्लानिंग नेशनल इनकम जब आपका प्लानिंग के ड्यूरेशन में जब था, ये आपका ब्रिटिश रूल BR में लिख दे रहा हूँ, ब्रिटिश रूल के समय था. और जब हमने प्लानिंग अपना बनाया, प्लानिंग के समय जो हमारा था वो लगभग 5% ग्रोथ ये शो कर रहा था. तो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है हमारा ये नेशनल इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ा. उसी तरीके से हमारा जो नेशनल इनकम जो फर्स्ट ईयर प्लान था, ऐसे करके जितने भी प्लान्स हमारे बनाए गए हैं अब तक, हर प्लान्स के अलग अलग ग्रोथ रेट रखे गए हैं. तो हर प्लान का अलग अलग नेशनल इनकम बना है, जिसमें ट्वेल्थ में सबसे ज़्यादा रहा है दैट वाज ट्वेल्थ कह रहा हूँ 11th में सबसे ज़्यादा रहा है दैट वाज 8.2%. फिर उसी की तरह उस ट्वेल्थ में भी 8% ग्रोथ रेट हमारा रहा है. तो ये तो शो किया कि हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम जिस हिसाब से बढ़ा वो आपको एक फर्स्ट पैरालाइंस में हमको दिख गया. सेकंड वाज द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी हर एक आदमी कितना टोटल कमा रहा है वो निकाला जाता है. तो इसका फॉर्मूला मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, दैट वाज नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. यानी जितना नेशनल इनकम हमारे देश में अर्न किया गया है वो, और अपॉन टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन मतलब जितना पॉपुलेशन है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगी, सिंपल और आसान तरीके से. तो यहाँ पे क्या था, प्रायर टू इंडिपेंडेंस जो हमारा हिसाब किताब था कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस वो बहुत ही कम था, मतलब नॉशनल एकदम एकदम मतलब ना के बराबर जैसा था. बट जैसे कि हमने प्लानिंग स्टार्ट किया तो ये ग्रोथ रेट इसका जो दिखा वो लगभग 2.9% पर एनम के बेसिस पे दिखा. यानी जो हमारा ग्रोथ रेट इसका दिख रहा था, इसके पहले जो था ब्रिटिश रूल वाला जब बात करें तो ब्रिटिश रूल में नेग्लिजिबल जैसा था, यानी जैसे यहाँ ये 0.5% आपका था तो उसी हिसाब से ये भी इतना ही रहता था 0.2 और ऐसे करके नेग्लिजिबल एकदम था. लेकिन आफ्टर द प्लानिंग हमने बनाया, ये प्लानिंग वाला पार्ट है अपना ये वाला, तो प्लानिंग बनाया तो 2.9% के हिसाब से, और हर प्लान में चेंज होता गया, हर प्लान में लगभग बढ़ता गया घटता गया करके हर प्लान में. यानी 11th प्लान में लगभग ये हाईएस्ट पे था अपने पीक पे, दैट वाज 6.3%. उसके अलावा ये बढ़ता घटता रहता है हमेशा डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी. अब नेक्स्ट जो हमारा हो गया, ये तो दो हो गए. तीसरा हम देख लेते हैं, दैट वाज राइज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. यानी जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का रेट था, थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, राइज इन, सब देखिए बढ़ ही रहा है, राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन.
कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पूंजी का निर्माण होना, यानी किस तरीके से पैसा बनता है या किस तरीके से कैपिटल फॉर्म होता है। तो हमारा एक्सपेंडिचर किसी के लिए इनकम होता है, तो इसी तरीके से हर लोग अगर प्रॉपर तरीके से एक्सपेंडिचर का भी फंक्शन परफॉर्म कर लेना, तो किसी न किसी की इनकम बन जाएगी। इनकम बनेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए ही वापस से पैसा आ ही जाएगा। एक्सक्यूज़। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास जो है ये कैपिटल फॉर्मेशन का फेज़ होता है। तो 5 ईयर प्लान के दरमियान जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन था दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, यानी जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन था डिपेंड्स वो किस पे करता है, तो ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो कैपिटल फॉर्मेशन जो इतना सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला हमारा क्राइटेरिया है उस पे ही डिपेंड करता है। कितना आदमी सेव कर रहा है, कितना आदमी बचा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, इन पे ही ये डिपेंड करता है। तो अलग अलग प्लान्स में अलग अलग तरीके का रहा है, जिस पे डिपेंड किया है कि हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितना रहा, उसके बेसिस पे ये डिपेंड किया है। तो अगर रेट ऑफ सेविंग हमारी ज़्यादा है उस हिसाब से फिर कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में तो बहुत ही बेकार था ये, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया था। यानी हम अगर बात करें तो प्लानिंग में आपका जो लास्ट प्लान था उसमें 34.8% लगभग था कैपिटल फॉर्मेशन का रेट। जीडीपी का ये निकाला जाता है 38.4% ऑफ जीडीपी, ऐसे करके हम बोल सकते हैं इसको। तो ये था आपका। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा फोर्थ, हम देख लेते हैं। फोर्थ आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर में हमारा भी चेंजेस वहाँ भी आने लगे। एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा जो है बढ़ने और घटने लगा। इसमें क्या था, इसकी वजह से डेवलपमेंट होने लगा एग्रीकल्चर में। फर्स्ट में जो था लैंड रिफॉर्म जो थे हमारे पास, जो भी लैंड रिफॉर्म ज़मींदारी सिस्टम हमने पढ़ रखा है पहले भी, तो वो ज़मींदारी सिस्टम में जैसे कि लैंडलॉर्ड वगैरह जो थे वो ज़मीन का टैक्स, लैंड रेवेन्यू जो है कलेक्ट करवाते थे टेनेंट से ही। तो उसमें आपका जो सॉरी, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि जो इंटरमीडियरीज वाला था जो उसको हटा दिया, एबोलिशन ऑफ हमने कर दिया था। इंटरमीडियरीज जो थे उनको हटा दिया गया। जितने बिचौलिए थे, इंटरमीडियरीज को बिचौलिया कहा जाता है। इंटरमीडियरीज जो स्टेट और सॉइल जो आपके मालिक थे उनके बीच में था उसको हटा दिया गया। फिर मॉडर्नाइजेशन को जो है बढ़ावा दिया गया। फिर मॉडर्नाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया। फिर लैंड सीलिंग जो सिस्टम हुआ था, लैंड सीलिंग और जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया गया। लैंड सीलिंग मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया ही आप अडॉप्ट कर सकते हैं पूरे ज़मीन का, उससे ज़्यादा का आप अडॉप्ट नहीं कर सकते एक आदमी के लिए, मतलब एक फ़िक्स कर दिया गया। तो ये सब करने की वजह से काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स इसमें आए। एक इसमें और इफ़ेक्टिव था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ लाया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट वाज आल्सो अ वेरी इफ़ेक्टिव पॉलिसी, जिसमें कि हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है बढ़ा हुआ था। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा हुआ था, जिसमें फूड ग्रेन वगैरह, राइस वगैरह, काफ़ी अच्छा इसमें इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे पॉइंट, जो हमारा अगला पॉइंट है पांचवा हम देख लेते हैं। दैट वाज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी अब इंडस्ट्रियां जो है डाइवर्सिफाई करने लगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अब पहले जैसे कोई केवल कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहा था, नाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो डाइवर्सिफिकेशन होने से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल बेस जो है आपका स्ट्रांग हो गया। तो जो बेसिक पहले हमारे पास था, बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी, उनके भी जो है चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी पहले हमारे पास आयरन एंड स्टील था, थोड़े मोड़े केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, मशीनरी वगैरह थे, तो अब धीरे धीरे करके उसमें भी इंक्रीमेंट होने लगा था आफ्टर द प्लानिंग। यानी इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ रैंक्ड एज 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ये तो काफ़ी पुराना डाटा 10th लार्जेस्ट वाला था, अभी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, क्योंकि ये जो जिससे नोट्स था मेरा वो काफ़ी पुराना था। तो अब तो काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब काफ़ी अच्छे उस समय प्रोडक्शन वगैरह जो होता था 2011-12 में लगभग, वो आपका क्लोथ कोल एंड सीमेंट का ही जो प्रोडक्शन था वो 6045 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में लगभग था। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हमने इंक्रीमेंट देखा। फिर आपका है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारा था, इकोनॉमिक सोशल, ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़े हैं। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट 6 आपका हो जाएगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था कि जो भी चीज़ें हमारी थी, यानी जो जैसे पावर सेक्टर वगैरह हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर, ये सारे कुछ जो है ये हमारे इसमें आ जाते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और भी कई सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो प्लानिंग के पीरियड में जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया। लगभग उसका जो रिकॉर्डेड था वो 3.9 लाख GRT था करके। तो उस हिसाब से जो पावर जनरेशन सेक्टर भी था वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया, जो कि 2009-10 में पावर जनरेशन विच वाज 2300 मेगावाट इन 1950 टू 51, यानी जो 1950 और 51 में जो 2300 था वो 1,75,000 मेगावाट हो गया 2008-9 में। तो काफ़ी अच्छा पावर सेक्टर ने भी इम्प्रूवमेंट दिखा। इस तरीके से सारे सेक्टर्स जो उसमें इम्प्रूव किया आपके। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट उसी में हो जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सारे कुछ आ जाते हैं जिससे कि सोसाइटी को थोड़ा सा फ़ायदा प्रोवाइड होता है, वो सारे कुछ। तो इसमें आपका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इनके भी काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ जो है स्कूल्स वगैरह इंक्रीज़ हुए, कॉलेजेस वगैरह बढ़े, तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ यानी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ी। हॉस्पिटल बढ़ने की वजह से हमारा जो डेथ रेट था वो कम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई लोगों की, ये कम हो गया आपका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, क्योंकि अब लोग ज़्यादा क्योर हो सकते थे। जो हार्मफुल मेडिसिन्स, जो हार्मफुल बीमारियां होती थी उनके मेडिसिन्स बनने लगे, जिसकी वजह से लोगों की क्योरिंग कैपेसिटी अच्छी हो गई। उसके बाद फिर आपका 8 पॉइंट में हम देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा, जब भाई इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगी और बाकी चीज़ें डेवलप करेंगी तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी आपका इंक्रीज़ करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। जैसे पहले जो था हमारा 70 लाख पर्सनस जो थे एम्प्लॉयमेंट पाए थे आपका फर्स्ट प्लान में। इसी तरीके से 100 लाख पर्सन सेकंड प्लान में, ठीक है। 70 लाख जो थे वो फर्स्ट प्लान में थे। फिर इसी तरीके से 100 लैक्स जो थे आपके वो सेकंड में थे, ये सब लैक्स में है। तो इस तरीके से करके हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। उसके बाद फिर एक आध सेक्टर और देख लेते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी जो था 9th हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड यानी जो बाहर का हमारा था उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेंगे। तो पहले जो था कि पहले इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर हुआ करता था रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर हुआ करता था फिनिश गुड्स का एट द टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम चेंज हुआ और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया। यानी 1939 imports were worth रुपीज़ 152 करोड़ एंड एक्सपोर्ट वर 169 करोड़। और टोटल जो फॉरेन ट्रेड उस समय हुआ था वो 321 करोड़ का था। मतलब नेट इफेक्ट जो था वो 321 करोड़ का टोटल हुआ का था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1948 टू 49 में जो हम बात कर लें तो वहाँ पे हमारा जो टोटल ये फॉरेन ट्रेड था वो 792 हो गया। जहाँ 321 था उस टाइम, वो सीधा 792 हो गया 1948-49 आफ्टर इंडिपेंडेंस की ही बात की जा रही है। और उसके बाद तो फिर ये काफ़ी अच्छे से बढ़ा, यानी 2011-12 में 2011-12 में लगभग ये हो गया था 38,11,422, यानी 38 लाख पहुंच गया था। ये 1948 का डाटा है लगभग, ये आपका 2011-12 का डाटा है 48-49 का ये। और ये जो डाटा है आपका ये 1939 का डाटा है। तो कितना इवेंचुअली इंक्रीज़ हुआ ये अब हम देख सकते हैं कि मतलब हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। ये पूरा जो है अभी हमारा पूरा पार्ट रहा अचीवमेंट पे, कि अचीवमेंट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने किया, काफ़ी फोकस करके और काफ़ी मतलब तरीके से करके पूरा अचीवमेंट का हमारा प्रोसीजर हुआ।
उसके बाद अचीवमेंट के बाद हमारा जो फेलियर्स वाला पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे फेलियर्स ऑफ प्लानिंग क्या है, और कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो कि इसमें यूज़ किए हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह की बात करेंगे जो कि इसमें यूज़ किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।